दोस्तों नमस्कार। राजनीति को साधना हर किसी के बूते की बात होती नहीं है, और खास तौर से तब जब छोटी छोटी लकीरों के समानांतर अगर आप बड़ी लकीर नहीं खींच पाते हैं तो फिर आपकी राजनीति उलझ कर रह जाएगी। और इस देश के भीतर में जिसने भी छोटी छोटी लकीरों के समानांतर एक बड़ी लकीर खींच डाली, उसके बाद उसकी राजनीति चमक उठी। और इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बेहतर और कौन जान सकता है, जिनकी अपने गवर्नेंस अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौर में चाहे वह गुजरात हो या फिर देश ही क्यों ना हो, जो छोटी छोटी मुश्किलें उभर कर आई उसके ठीक समानांतर उन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींच डाली कि तमाम दूसरे राजनीतिक दल उन छोटी लकीरों में उलझ कर रह गए। तो क्या इस बार फिर 2024 के चुनाव के बाद एक बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में दिल्ली आ रही है? क्योंकि खुद मोदी और शाह की राजनीति को अगर आप परखिएगा तो याद कीजिए गुजरात दंगों के बाद कैसे वाइब्रेंट गुजरात का प्रयोग किया गया और लोग गुजरात दंगों को छोड़कर गुजरात मॉडल का जिक्र करने लगे, जो कि अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट के आश्रय चल रहा था। और दिल्ली के भीतर सियासी तौर पर अगर परिस्थिति को समझिए तो 2014 में सिर्फ बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक ही लाइन जिक्र थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया और उस वक्त मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को निशाने पर लिया गया और इस देश को उन तमाम परिस्थितियों से आगे ले जाने की सोच को पैदा किया गया जिसको लेकर उस दौर में संकट उभर रहा था। 2019 में भी बीजेपी मैनिफेस्टो में कोई बड़ी जगह अयोध्या के राम मंदिर को दी नहीं गई, लेकिन राजनीतिक तौर पर 2024 से ऐन पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बतौर पुजारी की तर्ज पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने यह दिखला दिया कि 2024 का चुनाव वो कैसे जीतेंगे। लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम में जनता ने जिन मुद्दों को उभारा उसने दरअसल दिल्ली की राजनीतिक नींव को हिला डाला। यानी कई मौकों पर इस देश में बड़ी लकीर, चाहे वह नोटबंदी के आश्रय हो, चाहे वो जीएसटी के आश्रय हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में राफेल का समझौता हो, चाहे पेगासस को लाने की सोच हो, तमाम परिस्थितियों में अगर परखिएगा तो धारा 370 का भी जिक्र होगा। लेकिन पहली बार 2024 के चुनाव के बाद दिल्ली की राजनीतिक जमीन हिली हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे की राजनीतिक भविष्य के तौर पर वो किस एजेंडे को लेकर आए। और यह संकट सिर्फ बीजेपी के सामने नहीं, आरएसएस के सामने भी है, और इन दोनों को लेकर बड़ा संकट तो खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सामने खड़ा है, जिनकी अपनी राजनीतिक लड़ाई अपनी ही पार्टी के बीच कहीं ज्यादा गहराने लगी है। तो इसे साधा कैसे जाए, और इसीलिए दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चला है। बीते एक हफ्ते से डेरा और किसी ने नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने डाला हुआ है, उन्हें बुलाया गया। गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी साथ में बैठे हुए हैं। नीति आयोग तमाम परिस्थितियों को परख रहा है और हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि यूपी उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां की 80 लोकसभा की सीट बड़ी मायने रखती है, दिल्ली तक पहुंचने को लेकर इस बार वोट ऐसी डगमगा गई कि अगर एनडीए के सहयोगी दल ना होते तो फिर मोदी सत्ता तो हवा हवाई हो चुकी होती। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश इस बार की जा रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि निशाने पर योगी आदित्यनाथ नहीं है, निशाने पर अखिलेश की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के भीतर लोगों की वह परिस्थितियां हैं जिन्होंने अपने तौर पर मुद्दों के जरिए बीजेपी को बतलाया, नरेंद्र मोदी को दिखलाया कि आप जिस आसरे चल रहे हैं यूपी की जनता उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। और पहली बार, यानी एक दौर में जब कांग्रेस की सत्ता थी तब बीजेपी यूपी में घुस नहीं पाई। जब मंडल कमंडल का दौर आया तो उस दौर में मंडल और कमंडल के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति बटी हुई दिखाई देने लगी। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति को परखिएगा तो फिर एक तरफ
कांशीराम या मायावती थी और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव थे। यानी मंडल की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को अपने हवाले कर लिया। लेकिन एक नई परिस्थिति 2014 के बाद जो पैदा हुई, उसकी उम्र 2024 तक आते आते सिमट गई। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए मिटकियों में तमाम बड़े नौकरशाह हों या उत्तर प्रदेश को समझने वाले लोग हों, वह ये समझने की कोशिश एक तरफ ये कर रहे हैं कि यह कैसे संभव है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध का इलाका हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, तीनों जगहों पर बराबर तरह की शिरकत अखिलेश यादव की हो जाए और मायावती का पूरा सुपड़ा साफ हो जाए। मायावती 9.5% वोट लेकर भी एक भी सीट ना जीत पाए और स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस 9.5% वोट के बाद 6 लोकसभा की सीटें जीत जाए और इन सब के बीच अखिलेश यादव 37 सीटें जीत जाए, बीजेपी 33 पर सिमट जाए, अपना दल जो 2 सीटों पर थी उसके पास एक से मिर्जापुर की सीट बचे। और आने वाले वक्त में क्या वाकई किसी एक राज्य के एक मुख्यमंत्री के भरोसे अगर दिल्ली की सत्ता रहेगी तो फिर वह खुद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेगा? यानी योगी आदित्यनाथ को अगर तैयार भविष्य के लिए किया जा रहा है तो दिल्ली में बैठी हुई सियासत और उस सियासत में से जो भविष्य के प्रधानमंत्री खुद को बनने की दिशा में देखते हैं, उनके लिए तो यह मुश्किल घड़ी होगी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर जिक्र अमित शाह का होता है, तो अमित शाह को इस चुनाव ने सबसे बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि पार्टी कमजोर हो गई और पार्टी अगर कमजोर हो जाएगी तो आप सत्ता में आ नहीं सकते हैं। तब ऐसे में आपको एक बड़ी लकीर खींचनी होगी। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा जाए, एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ अवध का इलाका और तीसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश। यानी ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 के बाद उन्हें बड़े कद्दावर तौर पर खड़ा कर चुकी है और साथ में कांग्रेस और राहुल गांधी का राजनीतिक प्रयोग इसने तो गजब ढा दिया है। जहां पर इस देश के भीतर में सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, यादव और उनके साथ दलित वोट बैंक ही नहीं आया, ओबीसी का बड़ा हिस्सा भी आ गया। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास से जो वोट बैंक खिसके वो सिर्फ ओबीसी के नहीं खिसके, या जो दलित वोट बैंक मायावती के ना रहने पर बीजेपी को लगता रहा कि उनके पक्ष में जाएंगे, इसके उलट ब्राह्मण वोट तक उनके हिस्से से खिसक गए। यानी जातियों के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को समझ रहे हैं तो बीजेपी के लिए भविष्य मुश्किल भरा है। अगर किसी एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का सब कुछ सौंपकर दिल्ली की सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं तो यह हालात भी खतरे की घंटी है। और इन सब के बीच अगर विपक्ष का कोई नेता उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने बूते हाँकने की दृष्टि से आ जाएगा तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल हमारी टीम ने इन तमाम परिस्थितियों को परखकर जिन बातों को निकाला है वो हैरत अंगेज स्थिति है, क्योंकि पहली बार ये नजर आया कि जो खास तौर से 4 बड़ी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश गरीब है, मुफलिसी में जीता है, बेरोजगारी है, मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है, प्रवासी मजदूर और ज्यादा है, और उन्हीं लोगों ने दिल्ली की सत्ता को चिता दिया कि आप हमको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री की योजना, अगर आप गरीब कल्याण योजना देखते हैं तो इस देश के तकरीबन 237 लाख परिवार इसमें शामिल हैं। जिन 237 लाख परिवारों को 5 किलो फ्री में अनाज मिलता है, उसमें से सबसे ज्यादा 40 लाख परिवार, उससे ज्यादा एक आंध्र प्रदेश आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरा है। 40 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के हैं। उन्हें गरीब कल्याण योजना से राहत मिलती है। जो किसान सम्मान निधि है, पूरे देश में जो 9.5 करोड़ किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान, उसमें से 2 करोड़ 10 लाख किसान जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें भी किसान सम्मान निधि मिलता है। जो उज्ज्वला योजना है वह पहले राउंड को अगर देखिए तो 8 करोड़ लोगों का जिक्र था, उसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ उज्ज्वला योजना का लाभ पाने वाले उत्तर प्रदेश में ही हैं। और जो आवास योजना का जिक्र होता है उसमें जो सैंक्शन किए गए उत्तर प्रदेश के भीतर में है वो 15,73,000 घर हैं।
यह अलग मसला है कि उसमें से सिर्फ 27% घर ही पूरे हो पाए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सैंक्शन किए गए उसमें भी यूपी आगे है। तो उत्तर प्रदेश तो उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, बावजूद इसके 2024 का मैसेज बिल्कुल अलग निकल कर आया। हमारी टीम ने इसके बाद देखा, समझा, परखा कि आखिर ऐसी जरूरत एक झटके में क्यों पड़ गई है। योगी की राजनीति को साधना दिल्ली के लिए मुश्किल है, योगी के पीछे आरएसएस खड़ी है। और यह भी समझना होगा कि जब राज्यों को बांटा जाता है तो उसमें विधानसभा का मत लेना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि उसके बगैर काम ना चले, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है वो बहुत साफ कहता है कि संसद के पास ही राज्य पुनर्गठन का संपूर्ण अधिकार निहित है। और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के भीतर को अगर समझें तो सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, तब किसी राजनीतिक दल ने कोई शोर नहीं मचाया था। 2007 में मायावती ने, उस समय दिल्ली में मनमोहन सिंह की सत्ता हुआ करती थी, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था कि उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा जाए। मनमोहन सिंह यानी कांग्रेस की सरकार ने उसको नकार दिया और वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब सवाल बीजेपी के सामने है कि अगर उत्तर प्रदेश को बांटने का प्रस्ताव जो पार्लियामेंट के भीतर आएगा, कोई विरोध नहीं करेगा, सिवाय मुश्किल हालात अखिलेश यादव के साथ हो सकती है। मुश्किल हालात योगी आदित्यनाथ के साथ भी होगी, लेकिन वह तो बीजेपी के हैं और बीजेपी जिस रास्ते को चुनेगी खिलाफ जा नहीं सकते हैं। अन्यथा बटे हुए यूपी में किसी भी हिस्से में वो मुख्यमंत्री रह नहीं पाएंगे। तो अखिलेश यादव की पूरी राजनीति को साधा जाए, क्योंकि इस बार जो नजरिया सामने उभर कर आया है, अगर आप उसको परखते हैं तो तकरीबन 1.5% वोट विधानसभा की तुलना में समाजवादी पार्टी का बढ़ा। उस समय 32.06% आए थे विधानसभा में और 2 बरस के बाद लोकसभा में 33.59% आए। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि विधानसभा की 111 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाएं तो समाजवादी पार्टी कम से कम 185 सीट जीत सकती है, अगर साथ में कांग्रेस रहे तो। क्योंकि कांग्रेस का वोट और कांग्रेस की सोच और राहुल गांधी को लेकर जो इस दौर में नया वातावरण उत्तर प्रदेश के भीतर नजर आया, और बकायदा सीएसडीएस और लोक नीति ने जब प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम सामने किया, तो राहुल गांधी के पक्ष में 4% ज्यादा वोट पड़े। यानी प्रधानमंत्री के तौर पर भी उत्तर प्रदेश ने राहुल गांधी को आगे रखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं रखा प्रधानमंत्री पद के लिए। यानी यह चेहरा उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का गायब हो गया। अब इस परिस्थिति में आइए तो अगर समाजवादी पार्टी 111 सीट 2022 के विधानसभा में जीतती है और लोकसभा में जहां पर प्रधानमंत्री की रेस हो रही है वहां पर वो 185 विधानसभा सीट पर आगे नजर आती है, तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं, बल्कि उसकी पूरी राजनीतिक प्रयोगशाला खत्म एक झटके में हो जाएगी। जो उसने सोचा समझा परखा है अभी तक, और साथ में कांग्रेस के वोट परसेंट में तकरीबन 7% का इजाफा हुआ है। 2.33% उसको विधानसभा में मिले थे, सिर्फ 2 विधायक जीत पाए थे या 2 विधायक बन पाए थे। लेकिन लोकसभा में 2.33 बढ़ के 9.46 हो जाता है और 6 सांसद जीत जाते हैं। लगभग 30 से 32 सीटों पर कांग्रेस आपको आगे दिखाई देगी अगर लोकसभा चुनाव के अक्स में आप देख रहे हैं। अगर पूरी एनडीए को झोंक दीजिए, उसमें आरएलडी को भी शामिल कर लीजिए, अपना दल को शामिल कर लीजिए, निषाद को पार्टी को शामिल कर लीजिए, तो भी एनडीए 179 या 180 से आगे बढ़ने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो नहीं है। यह तब जब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के एस्पेक्ट से चीजें चल रही है और योगी सामने डबल इंजन लेकर खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो 215 पार की स्थिति में जा रहा है। मायावती 8 से 10 सीटों के बीच फंसी हुई है। यह परिस्थिति बताती है कि उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है, और सबको पता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का योगदान दिल्ली को लेकर आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर ही कुछ नए गुल को खिलाने वाला है।
अब यहां पर अगला सवाल है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ बैठक बुलाते हैं, ये दोनों नहीं आते हैं जो कि डिप्टी सीएम है। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुला लिया जाता है कि आपको बैठकों के साथ रहना है, जरा चीजों को परखना है और बताना है कि किस डिजाइन में चीजें चलेंगी, और कोई विरोध तो करेगा नहीं अगर हम 3 हिस्सों में लेकर आए। और इन सब के बीच जो उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति हैं, उनसे भी राय मशविरा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में अगर लेकर आते हैं और तीनों के हेडक्वार्टर जाहिर तौर पर राजधानी को लेकर बदल जाएंगे, सिर्फ लखनऊ नहीं बचेगा, तो किन किन प्रदेशों में कहां कहां किस तेजी के साथ वहां इन्वेस्टमेंट होगा और कैसी इंडस्ट्री आएगी, जिसका जिक्र पार्लियामेंट के भीतर किया भी जाना है। यानी राजनीतिक मशक्कत इस तेजी से है और यह समझ इसलिए कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, इन तमाम जगहों पर मौजूदगी समाजवादी पार्टी की है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अनोला, खीरी, धौरहा, इन तमाम जगहों पर फिर समाजवादी पार्टी है। जब आप अवध के इलाके में घुसते हैं तो मोहनलालगंज, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इटावा, कन्नौज, जालौन, इन तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी। और अगर आप पूर्वी हिस्से में बढ़ रहे हैं तो फिर फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, श्रास्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, और एक लंबी फहरिस्त है, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। और साथ में कांग्रेस की मौजूदगी अमेठी और रायबरेली भर नहीं है, इलाहाबाद और बाराबंकी में भी उसकी मौजूदगी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में भी है। यह परिस्थिति बतलाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये शायद अगर ये प्रपोजल आएगा तो वो साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका अपना संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं है। मजबूत संगठन समाजवादी पार्टी के पास है, मजबूत वोट बैंक के तौर पर मायावती के पास था। मायावती के सक्रिय न रहने के बाद परिस्थिति बदलने लगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी अपने तौर पर अगर आप पूर्वांचल को देख रहे हैं तो वहां क्या है, बहराइच है, कैसरगंज है, गोंडा है, डुमरियागंज है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बांसगांव है, बनारस है, भदोई है, और मिर्जापुर में अपना दल है। बुंदेलखंड का जिक्र पहले से अलग राज्य के तौर पर होता रहा है, लेकिन उसमें आपको मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड के इलाकों को शामिल करना पड़ेगा। अभी सेंटर उसमें फंसना नहीं चाहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी की राजनीतिक पकड़ जबरदस्त है। वहां पर वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई सेंध लगे, इसीलिए जो उत्तर प्रदेश के भीतर बुंदेलखंड के इलाके हैं वहां पर भी समाजवादी पार्टी 3 जगहों पर जीत गई। बीजेपी के पास सिर्फ झांसी आई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, यहां पर समाजवादी पार्टी जीती। यानी पूरे राज्य के भीतर की अगर परिस्थितियों को आप परख रहे हैं तो ये पहली बार एक ऐसी चुनौती बीजेपी के सामने है जो मंडल से निकली और उत्तर प्रदेश के भीतर उन तमाम मुद्दों को उसने अपने अनुकूल कर लिया या जनता ने बीजेपी के प्रतिकूल कर दिया, जहां पर उसके लिए अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी के लिए नहीं बची। ऐसी स्थिति बीजेपी के सामने कभी आई नहीं होगी, क्योंकि उसके राजनीतिक एजेंडे हमेशा से जिंदा रहे। वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हो, चाहे जिक्र बार बार मथुरा और बनारस काशी का होता हो, ज्ञान व्यापी भी बीच में उभारा गया, और इन सब के बीच ओबीसी का दांव भी इस दौर में चला गया, और 80-20 का खेल भी लोग विधानसभा चुनाव के भीतर योगी आदित्यनाथ ने खोला। इन सब के बीच बुलडोजर की राजनीति भी निकल कर आई सामने। यानी समाज में अलग अलग लकीरों को खींचते खींचते समाज के भीतर जो परिस्थितियों ने बांटना शुरू किया, 2024 के लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों ने बिल्कुल नए सिरे से बतला दिया कि सत्ता दिल्ली की पलटने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। अब अगर उत्तर प्रदेश दिल्ली की सत्ता पलटने को तैयार है तो कितना वक्त लगेगा उसे उत्तर प्रदेश की सत्ता को पलटने में, और अगर उत्तर प्रदेश नहीं रहेगी तो दिल्ली आपके पास कैसे रहेगा। इन परेशानियों के बीच अब क्यों नहीं एक बड़ी लकीर दिल्ली खींच दे और उस दिशा में बात अब बढ़ाने लगे हैं। लेकिन बात उसके आगे की इसलिए है क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न इस दौर में नजर आया उसने स्ट्रेटजिकली ब्राह्मणों को बांटा, राजपूतों को बांटा।
कुर्मी कोयरी सिमटे तो दूसरी तरफ दलित वोट बैंक भी जाटव भी बटा। जाटव हालांकि ज्यादातर मायावती के साथ रहा, लेकिन वह भी बटा, और ऐसा नहीं है एक तरफ बटा, वो बट गया। वो कुछ इंडिया के पक्ष में गया 24-25%, 24-25% एनडीए के पक्ष में गया, 44% मायावती के पास रहा, कुछ बाकियों के पास रहा। इन परिस्थितियों ने मैसेज जो दिया, उसमें मैसेज लाभार्थियों का भी था, उसमें मैसेज जाति का भी था, और उसमें मैसेज धार्मिक वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर जो सियासत बीते 2-3 दशकों से लगातार उत्तर प्रदेश में खासतौर से 89 के बाद से जो चली आ रही थी, 2024 ने उस पर ब्रेक लगा दी। यानी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश एक ऐसी परिस्थिति के साथ उभर कर आया जिसने इस देश को मैसेज दे दिया कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं, और संयोग से जो पसंद नहीं है उसमें जो चेहरा है वही चेहरा बड़ा हो गया, यानी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। इसीलिए ध्यान दीजिए वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें बनारस के भीतर प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर एक चप्पल उछाल दिया जाता है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने यह कहकर किया कि कोई कल्पना कर सकता है, चुनाव से पहले ऐसा सोच भी सकता था। तो यह ताकत कहां से आई? यह दरअसल जनादेश की ताकत है, और उसी जनादेश की ताकत में अगर समीकरणों को साधने बीजेपी निकलेगी या दिल्ली साधने निकलेगी तो वह उलझ कर रह जाएगी। इसीलिए एक बड़ी लकीर क्यों ना खींच दी जाए, और छोटे छोटे प्रदेश में जिसमें हर हिस्से में 25 से 30 के बीच में लोकसभा की सीटें हों, जिसमें तकरीबन 125 के लगभग में विधानसभा की सीटें हों, एक जगह 200 जो खास तौर से अवध का इलाका है, और बाकी जगहों पर आपको ज्यादा से ज्यादा 125, और इन सब के बीच तो एक देश एक चुनाव पर जो काम कर रहा था उसमें तो एनडीए सरकार के आते ही ब्रेक लग गई। तो आपको बिल्कुल उत्तर प्रदेश को नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल अभी भी बीजेपी के अनुकूल है। मध्य प्रदेश के भीतर जिले दर जिले और यहां तक कि आदिवासी बहुल इलाकों में भी आरएसएस की पहुंच और पकड़ है। इसीलिए मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस अभी भी एंट्री कर नहीं पा रही है। अगर गुजरात को आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, छोटे प्रदेशों में आप उत्तराखंड और हिमाचल को देखिए, इन जगहों पर किसी तीसरे की एंट्री नहीं हुई। किसी तरीके से बिहार इसलिए बच गया क्योंकि नीतीश कुमार पलट गए। अगर ना पलटे होते तो क्या होता? और इन सब के बीच जो पलटे उसका भी असर महाराष्ट्र में नहीं हुआ। तो अपने तौर पर अब हर जगह पर एक मोटी और बड़ी लकीर खींचनी होगी, नए समीकरण बनाने होंगे। राज्य अभी तक पार्टियां बटी थी, अब राज्यों को बांटना होगा, उसको लेकर बिल्कुल नई सोच के साथ सामने रखना होगा, अन्यथा राजनीति सिमटती चली जाएगी। और यह सब सवाल इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यह भी नजर आ रहा है कि अगर आप जातीय दृष्टिकोण से हटकर अगर आप उम्र के लिहाज से भी देख रहे हैं तो भी बातें फिट नहीं बैठ रही हैं। युवा तबका शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। महिलाएं शिफ्ट हो रही हैं, यानी जो 2014 और 2019 में थी वह शिफ्ट होती नजर आ रही है। जो अगर जाति के हिसाब से भी परखें तो जो अपर कास्ट है उसमें भी 2% का शिफ्ट कांग्रेस के पक्ष में हुआ। बीजेपी की स्थिति जस की तस रही, लेकिन उसके सहयोगियों में से खिसक गया अपर कास्ट। जो ओबीसी में भी अपर ओबीसी होता है वह तकरीबन 5% बीजेपी के कांग्रेस के पक्ष में गया। बीजेपी में से 2% खिसका, उसके सहयोगियों में से 2% खिसका। अगर आप लोअर ओबीसी में आइएगा तो वहां पर भी 3% कांग्रेस के पक्ष में गया। अपने तौर पर बीजेपी पुरानी परिस्थिति में रही। दलितों में 3% कम हो गई बीजेपी। और यह बताता है मुस्लिम अगर एकजुट हुआ या जो भी उसके पास तादाद आ रही थी, इससे वो तो एक पक्ष में एंटी बीजेपी चला ही गया। लेकिन अगर आप आर्थिक तौर की परिस्थितियों को भी परखें तो गरीब भी जो था वह पहली बार बीजेपी से फिसलता हुआ नजर आया, तमाम लाभार्थी होने के बावजूद भी। और जो इंडिया और एनडीए के बीच का अंतर था वह कहीं पर 12% होता था, वह सिमटते सिमटते 4, 5, 6% पर आ गया। बस इतना ही अंतर है। जो लोअर मिडिल क्लास है वह एक वक्त 9% का गैप था जो इंडिया और एनडीए के बीच में था, इस बार वो कम होते होते 4% पे आ गया। जो मिडिल क्लास है वह लगभग 15% के अंतर के साथ एनडीए के पक्ष में होता था, अब वो घटते घटते 15 से 9% पे आया है। जो अपर कास्ट है,
जो एक लिहाज से 55% तक बीजेपी के पक्ष में रहता था और एनडीए के पक्ष में रहता था, वो घटकर 48% पे आ गया। यानी ओवरऑल देखिएगा तो जो दूरियां एक वक्त में लगभग 52 से 54% के बीच एनडीए के साथ रहती थी, वह घटकर 42 से 44% पर आ गया। इसीलिए अगर आप परसेंटेज को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर भी, तो कोई बहुत अंतर विधानसभा के भीतर और लोकसभा में नहीं आया। बीजेपी के पास 41.29% वोट विधानसभा के थे और लोकसभा में 41.37%, यानी लगभग 0.06% बीजेपी का वोट बढ़ा है। बावजूद इसके विधानसभा की तुलना में उसमें 255 सीट अपने बूते सत्ता में आ गई। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए और यहां पे आप घटकर आधे हो गए, 62 से आप 33 पर आ गए। यानी ये खतरे की घंटी राजनीतिक तौर पर कई निशानों को साधना चाहती है। पहला निशाना आप कह सकते हैं अखिलेश यादव है, जो उत्तर प्रदेश के भीतर में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर ना आ पाए तो 3 हिस्सों में यूपी को बांटिए। दूसरे निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने तौर पर यह ना सोचें कि उनके बूते ही दिल्ली की सत्ता आएगी, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटिए, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन अवध और पश्चिमांचल जो है वह उसके मुख्यमंत्री कोई और होंगे और वहां पर हम आरएलडी को खड़ा करेंगे, जिसको इस बार 2 सीटें दी, 2 सीटें वो जीत गई। बिजनौर और बागपत की सीट जीत गई, वहां पर हम उसको खड़ा कर देंगे। और आरएसएस भी खड़ी हुई है जो अपने तौर पर योगी आदित्यनाथ के पीछे, तो उसके लिए भी यह मैसेज अपने लिए हो जाएगा कि जब हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो आप मठ की राजनीति कीजिए, अयोध्या को साधिए, या फिर जाटों की राजनीति कीजिए, आप बट जाएंगे। और इन 2 परिस्थितियों के अलावे तीसरी बड़ी परिस्थिति राष्ट्रीय तौर पर है। बीजेपी अब समझ गई कि दरअसल छोटे राज्यों को साध पाना, मैनेज कर पाना राजनीतिक तौर पर बहुत आसान होगा। और शायद इसीलिए जब वो इस बात को सोच रही है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भी अब रेंग रहा है। अगर उद्धव ठाकरे साथ नहीं आएंगे तो अगली सियासत विदर्भ को लेकर होगी, क्योंकि विदर्भ के भीतर की 2 ही सीटें जीत पाई, एक अकोला की सीट और एक नागपुर की सीट, जहां पर गडकरी चुनाव लड़ रहे थे। यानी विदर्भ में भी सुपड़ा साफ विधानसभा चुनाव में हो जाएगा और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। यानी कांग्रेस का वर्चस्व अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा है तो उसमें बड़ा योगदान विदर्भ का भी है। हालांकि वह मराठवाड़ा में भी कई सीटों पर जीती है, लेकिन विदर्भ ने एक ठोस मजबूती दी है। तो राजनीतिक तौर पर दिल्ली के भीतर जो कवायद सियासी तौर पर हो रही है वो राज्यों को लेकर हो रही है और उत्तर प्रदेश सबसे पहले निशाने पर है। सवाल सिर्फ इतना है, संसद शुरू तो हो जाए, उसके बाद इतनी मोटी और बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में क्या वाकई मोदी और शाह आ चुके हैं? आ चुके हैं। लेकिन क्या वाकई संसद के भीतर वही नीतीश कुमार, वही चंद्रबाबू नायडू, वही आरएलडी के नेता जयंत चौधरी और वही पुराने छिटपुट जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को संभाले हुए हैं, वो अपना दल हो या निषाद पार्टी हो या कुशवाहा हो, क्या ये सभी साथ देंगे या नहीं देंगे, या उन्हें मना लिया जाएगा? क्योंकि सब कुछ तो इस दौर में बीजेपी के हाथ में है, ये मानकर चल रहे हैं, सिवाय बहुमत के। और ये बहुमत शब्द उनके साथ नहीं है और यही सबसे बड़े खतरे की घंटी हो चुकी है। इसीलिए अब वह छोटी लकीरों में उलझना नहीं चाहती है और एक बड़ी लकीर इस देश में एक अंतिम राजनीतिक प्रयोग के तौर पर खींचने की दिशा में बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।